दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। सही बात है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हम उन शोधों, लेखों और विशेष रूप से फ्रीकोनॉमिक्स के उन बेहद दिलचस्प अंशों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपे अजीबोगरीब डेटा को सामने लाते हैं। और ये डेटा कई बार हमारे पारंपरिक ज्ञान को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। हाँ, एकदम। तो शुरुआत एक बहुत ही अजीब सवाल से करते हैं। सोचने वाली बात है कि स्कूल के शिक्षकों और सूमो पहलवानों में क्या समानता हो सकती है, या फिर कू क्लक्स क्लान यानी कि केकेके और एक आम रियल एस्टेट एजेंट के बीच क्या रिश्ता है ना? देखने में ये दुनिया के सबसे अलग-अलग छोर लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक गहरा संबंध है। बिल्कुल। आम धारणा ये है कि अर्थशास्त्र केवल शेयर बाजार या पैसे का अध्ययन है, लेकिन असल में ये प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव्स और सूचना का विज्ञान है। लोग वही करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हम अक्सर दुनिया को एक नैतिक चश्मे से देखते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि दुनिया वैसी हो जैसी हम सोचते हैं। सही कहा। नैतिकता ये तय करती है कि एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, लोग कैसे व्यवहार करें। लेकिन जब हम उस नैतिक चश्मे को हटाकर केवल डेटा पर नजर डालते हैं तो असलियत कुछ और ही निकलती है। बिल्कुल। हम नैतिक रूप से दुनिया को जैसा देखना चाहते हैं और दुनिया वास्तव में जैसी है, इन दोनों के बीच डेटा ही असली पुल का काम करता है। तो चलिए इसी इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन की ताकत और उसके छिपे हुए स्याह पहलू से शुरुआत करते हैं। इजराइल के एक डे केयर सेंटर का मामला जी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो जुर्माने वाली कहानी। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि डे केयर सेंटर में माता पिता अक्सर बच्चों को लेने के लिए देर से आते थे। अब शिक्षक तो शाम को घर जाना चाहते हैं, लेकिन एक भी बच्चा अगर रह गया तो उन्हें रुकना ही पड़ेगा, जो कि शिक्षकों के लिए बहुत परेशानी की बात थी। बिल्कुल। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक नया नियम बनाया गया, $3 का जुर्माना। तय ये हुआ कि जो भी 10 मिनट से ज्यादा देर करेगा उसे हर बच्चे के हिसाब से $3 देने होंगे। सुनने में ये एक तार्किक कदम लगता है कि जुर्माना लगेगा तो लोग समय पर आएंगे, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट निकले। हाँ, जुर्माना लागू होने के तुरंत बाद देर से आने वाले माता पिता की संख्या घटने के बजाय अचानक दुगनी हो गई। मानव व्यवहार को समझने के लिए ये एक बहुत ही अद्भुत केस स्टडी है जी। यदि हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो सवाल ये उठता है कि जुर्माना लगने के बाद स्थिति और खराब क्यों हो गई, क्यों हुई? इसका सीधा सा कारण ये था कि एक आर्थिक प्रोत्साहन ने नैतिक प्रोत्साहन की जगह ले ली थी। जुर्माना लगा, वो गिल्ट पूरी तरह खत्म हो गया। $3 इतनी छोटी रकम थी कि माता पिता ने इसे एक जुर्माना मानने के बजाय देर से आने की सुविधा मान लिया। अरे वाह, मतलब उन्होंने सोचा कि हमने अतिरिक्त समय खरीद लिया है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि आप शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और दिलचस्प बात तो ये रही कि जब अर्थशास्त्रियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये जुर्माना हटा लिया, तब भी देर से आने वालों की संख्या कम नहीं हुई, क्योंकि जो गिल्ट एक बार खत्म हो गया वो वापस नहीं आया। इसका सीधा मतलब है कि अगर इंसेंटिव को गलत तरीके से डिजाइन किया जाए तो वो पूरी व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। और जब इंसेंटिव्स बहुत बड़े हों तो लोग बेईमानी करने से भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। जैसे शिकागो के पब्लिक स्कूलों के शिक्षकों का ही उदाहरण लें। नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड नाम के कानून के तहत स्कूलों पर हाई स्टेक्स टेस्टिंग का भारी दबाव आ गया था। ये दबाव बहुत वास्तविक था। हाँ, नियम ये था कि अगर बच्चे टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो स्कूल की फंडिंग रोक दी जाएगी और शिक्षकों की नौकरी तक जा सकती थी। और दूसरी तरफ अच्छे प्रदर्शन पे बोनस भी था। सही कहा। यहाँ नौकरी बचाने का डर और बोनस का लालच दोनों ही बहुत बड़े इंसेंटिव बन गए। और यहीं पर डेटा एनालिसिस ने एक बहुत बड़ा पर्दाफाश किया। 1993 से 2000 के बीच शिकागो के लाखों छात्रों के टेस्ट स्कोर्स का विश्लेषण करने के लिए एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया। और उस एल्गोरिथम ने क्या पकड़ा? उसने शिकागो की लगभग 5% कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा की जा रही बेईमानी को पकड़ लिया। बेईमानी पकड़ने का तरीका बड़ा ही रोचक था। मैं सोच रही हूँ कि उन्होंने ये किया कैसे होगा। देखिए, अगर कोई छात्र कमजोर है तो वो शुरुआत के आसान सवालों के सही जवाब दे सकता है, लेकिन अंत के कठिन सवालों में वो गलती करेगा। हाँ, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन एल्गोरिथम ने देखा कि कुछ कक्षाओं में कमजोर छात्रों ने अचानक टेस्ट के अंतिम
और सबसे कठिन 6 सवालों के एकदम सही और बिल्कुल एक जैसे जवाब दिए थे। जैसे सबका पैटर्न एक ही हो। हाँ, जैसे सभी का पैटर्न DADBCB था। ये सांख्यिकी रूप से असंभव था। तो असल में शिक्षक टेस्ट पेपर जमा होने के बाद उन अंतिम सवालों के गलत जवाब मिटाकर सही जवाब भर रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर जवाब बदलेगा तो वो शुरुआत के आसान सवालों पर मेहनत नहीं करेगा। वो सीधे अंत के कठिन सवालों को सही कर देगा जो ज्यादातर छात्रों ने खाली छोड़े होंगे। सही कहा। और जब शिकागो पब्लिक स्कूल्स के तत्कालीन CEO आर्ने डंकन के सामने ये डेटा रखा गया तो उन्होंने उन संदिग्ध कक्षाओं का दोबारा टेस्ट करवाया। और इस बार कड़ी निगरानी में हुआ होगा। हाँ, और परिणाम वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। उन कक्षाओं के स्कोर धड़ाम से नीचे गिर गए, जिसके बाद उन बेईमान शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये दिखाता है कि सिस्टम चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना माना जाता हो, इंसेंटिव्स अपना असर दिखाते ही हैं। और अगर अपवित्रता की बात करें तो जापान के राष्ट्रीय खेल सूमो रेसलिंग का उदाहरण लेना बहुत जरूरी है। सुमो पहलवानों को तो जापान में देवता के समान सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन डेटा ने वहां भी एक अलग ही कहानी बयां की। श्रोताओं के लिए जानना दिलचस्प है कि सूमो के हर मुख्य टूर्नामेंट में 15 मैच होते हैं। और रैंकिंग बचाने के लिए 8 मैच जीतना अनिवार्य होता है। हाँ, अगर कोई 8 से कम जीतता है तो उसकी रैंकिंग और भारी भरकम सैलरी दोनों गिर जाती हैं। तो जब शोधकर्ताओं ने हजारों मैचों का डेटा निकाला, उन्होंने उन मैचों पर ध्यान केंद्रित किया जहां एक पहलवान 7 जीत और 7 हार के स्कोर पर था। और उसका मुकाबला ऐसे पहलवान से था जिसका स्कोर 8 और 6 था। यानी वो दूसरा पहलवान पहले ही अपनी रैंकिंग सुरक्षित कर चुका था। ये वो स्थिति है जहां 7-7 वाले पहलवान के लिए ये मैच करो या मरो का होता है। और पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से 7-7 वाले पहलवान के जीतने की संभावना लगभग 48.7% होनी चाहिए थी। लेकिन असली डेटा ने सबको चौंका दिया। जब उस पहलवान को जीतने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो 80% बार जीत जाता है। 80%? ये कोई चमत्कार नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ये सांख्यिकी रूप से चीख चीख कर कह रहा है कि मैच फिक्स था। और कमाल की बात यह है कि जब अगले टूर्नामेंट में उन्हीं दोनों पहलवानों का दोबारा मुकाबला होता है तो 7-7 वाला जो पिछली बार जीत चुका था केवल 40% बार ही जीतता है। साफ तौर पर ये एक हाथ दे एक हाथ ले का मामला है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जब इस गहरे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए 2 पूर्व पहलवानों ने मीडिया के सामने आने की हिम्मत की तो उनकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। एक ही दिन एक ही अस्पताल में रहस्यमयी तरीके से दोनों की मौत हो गई, जिसे पुलिस ने प्राकृतिक कारण बताकर फाइल बंद कर दी। ये बहुत डरावना है और दिखाता है कि जब बड़े इंसेंटिव्स दांव पर हों तो बात कहां तक जा सकती है। लेकिन इन कहानियों से ये निष्कर्ष निकाल लेना गलत होगा कि इंसान हमेशा बेईमानी होता है। पॉल फेल्डमैन की कहानी एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर पेश करती है। वो बेगल वाले पॉल फेल्डमैन। हाँ, फेल्डमैन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर एक अनोखा बिजनेस शुरू किया। वो वॉशिंगटन की अलग अलग कंपनियों के ऑफिस में सुबह सुबह बेगल और पैसे डालने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा रखाते थे। और वहां कोई सेल्समैन नहीं होता था। बिल्कुल, ये पूरी तरह से लोगों की ईमानदारी पर आधारित था। लोग आते, अपना बेगल लेते और डब्बे में पैसे डाल देते। व्हाइट कॉलर अपराध या आम इंसान की ईमानदारी को नापने का ये एक बहुत ही शानदार तरीका बन गया। और सालों तक चले इस बिजनेस के डेटा ने साबित किया कि 87% लोग ईमानदारी से पैसे देते हैं। ये तथ्य सच में हैरान करने वाला है। खासकर तब जब वहां कोई कैमरा या निगरानी करने वाला नहीं था। हाँ, लोग बेईमानी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और इस डेटा से कुछ और मजेदार पैटर्न्स भी सामने आए। जैसे कि जब मौसम अच्छा होता है तो ईमानदारी का ग्राफ ऊपर चला जाता है। और छुट्टियों के तनाव के समय, खासकर क्रिसमस के दौरान, बेईमानी बढ़ जाती है। और एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि छोटी कंपनियों के कर्मचारी बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक ईमानदार होते हैं। इसका कारण शायद ये है कि छोटी जगहों पर हर कोई एक दूसरे को जानता है, इसलिए सामाजिक दबाव काम करता है। जबकि बड़ी कंपनियों की भीड़ में इंसान खुद को गुमनाम महसूस करता है। चलिए यहाँ से चर्चा को एक नए और रोमांचक मोड़ पर ले चलते हैं। अब तक बात हो रही थी पैसे और इंसेंटिव्स की, लेकिन एक और चीज है जो इंसानी व्यवहार को बहुत प्रभावित करती है। आप सूचना यानी इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हैं? बिल्कुल। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री या सूचना का असंतुलन कहा जाता है। जब जानकारी कुछ ही लोगों के पास होती है तो वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। कु क्लक्स क्लैन और रियल एस्टेट एजेंट का उदाहरण इसी ताकत से जुड़ा है।
1940 के दशक में स्टेटसन केनेडी नाम के एक लेखक ने के जैसे हिंसक संगठन के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठानी। केनेडी ने जो किया वो किसी जासूसी फिल्म जैसा है। उन्होंने जॉन ब्राउन नाम के एक घुसपैठिए की मदद से के की गुप्त बैठकों की सारी अंदरूनी जानकारी निकाल ली। उन्हें पता चला कि के की असली ताकत हिंसा से ज्यादा उनकी गोपनीयता में थी। हाँ, उनके पास अजीबोगरीब गुप्त पासवर्ड्स थे, जैसे मिस्टर अयाक, जिसका मतलब था क्या तुम क्लान के सदस्य हो, और उसका जवाब होता था मिस्टर अकाई। केनेडी समझ गए कि अगर इस संगठन को तोड़ना है तो इसकी गोपनीयता को तोड़ना होगा। उन्होंने ये सारी गुप्त जानकारी उस समय के बच्चों के मशहूर रेडियो शो सुपरमैन के निर्माताओं को सौंप दी। और फिर जब सुपरमैन शो के एपिसोड्स में के सारे गुप्त कोड और पासवर्ड्स प्रसारित होने लगे तो ये खूंखार संगठन रातों रात पूरे देश के बच्चों के लिए एक मजाक बन गया। रेडियो ने उस सूचना के असंतुलन को खत्म कर दिया। जब जानकारी सबके पास आ गई तो डर खत्म हो गया। और यही सूचना का असंतुलन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में रियल एस्टेट एजेंट और घर बेचने वाले ग्राहक के बीच भी देखने को मिलता है। ये सच में एक बड़ा खेल है। एक रियल एस्टेट एजेंट बाजार का विशेषज्ञ होता है। वो घर बेचने वाले को ये कहकर जल्दी डील पक्की करने के लिए मना लेता है कि बाजार गिर रहा है, जो कीमत मिल रही है ले लीजिए। लेकिन डेटा से पता चलता है कि जब एजेंट्स अपना खुद का घर बेचते हैं तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वे उसे औसतन 10 दिन ज्यादा बाजार में रखते हैं और अपने ग्राहकों के घर की तुलना में लगभग 3% ज्यादा कीमत वसूलते हैं, जो कि एक आम घर पर लगभग $10,000 ज्यादा हो सकता है। ऐसा इंसेंटिव के कारण होता है। अगर एजेंट ग्राहक का घर $10,000 ज्यादा में बिकवाता है तो उसे कमीशन के रूप में सिर्फ $150 ही अतिरिक्त मिलेंगे। उन $150 के लिए वो अतिरिक्त मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन जब घर उसका अपना होता है तो पूरे $10,000 का फायदा उठाने के लिए लंबा इंतजार करता है। विज्ञापनों में छिपे शब्दों का खेल तो और भी मजेदार है। अगर किसी घर के विज्ञापन में ग्रेनाइट या कोरियन जैसे शब्द लिखे हैं तो इसका मतलब है कि घर महंगा बिकेगा। और अगर विज्ञापन में फैंटास्टिक या चार्मिंग जैसे शब्द लिखे हैं तो समझ लीजिए कि घर में कोई खास बात नहीं है। एजेंट बस लच्छेदार शब्दों से कमियों को छिपा रहा है। लेकिन आज के युग में इंटरनेट ने इस सूचना एकाधिकार को तोड़ दिया है। बिल्कुल। जैसे ही लोगों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस की कीमतों की ऑनलाइन तुलना करने का मौका मिला, कीमतें रातों रात धड़ाम से गिर गईं। इंटरनेट ने विशेषज्ञों के एकाधिकार को कम कर दिया है। कार सेल्समैन से लेकर अंतिम संस्कार के डायरेक्टर्स तक सबकी छिपी हुई जानकारी अब आम जनता के पास है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, सार्वजनिक बनाम निजी जानकारी। इंसान कैमरे के सामने जो कहता है और अकेले में जो करता है उसमें बहुत फर्क होता है। हाँ, द वीकेस्ट लिंक टीवी शो का डेटा इसका बहुत सटीक उदाहरण है। कैमरे के सामने लोग अश्वेतों या महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं करते, लेकिन उसी शोबे लातिनी मूल तृणमूल और गुजरबों के खिलाफ भेदभाव स्पष्ट दिखता है। और ऑनलाइन डेटिंग साइट्स के डेटा को देखें तो लोग अपनी लंबाई, वजन और आय के बारे में झूठ बोलते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात नस्ल को लेकर थी। सफेद लोग सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि उनके लिए नस्ल मायने नहीं रखती, लेकिन उनके 90% से अधिक संदेश उन्हीं की नस्ल के लोगों को जाते हैं। लोग अपने असली विचारों को छिपाते हैं, जैसे डेविड ड्यूक की घटना में हुआ था। डेविड ड्यूक, जो के का पूर्व नेता था, जब चुनाव में खड़ा हुआ तो लोगों ने सार्वजनिक रूप से उसका समर्थन नहीं किया, लेकिन पोलिंग बूथ के अंधेरे में उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा वोट मिले। तो ये पारंपरिक ज्ञान का मिथक है कि लोग जो कहते हैं वही सच होता है। चलिए अब एक और मिथक की बात करते हैं, ड्रग डीलर्स का अर्थशास्त्र। सुधीर वेंकटेश की कहानी। हाँ, वो घटना जब सुधीर वेंकटेश एक सर्वे लेकर शिकागो के प्रोजेक्ट्स में गए और जेटी नाम के गैंग लीडर और ब्लैक डिसाइपल्स के बीच फंस गए। और सालों बाद जब उन्होंने उस गैंग के अकाउंटिंग रजिस्टर का डेटा देखा तो पता चला कि गैंग का ढांचा एकदम किसी मैकडॉनल्ड्स जैसा था। टॉप लीडर जेटी $8,500 प्रति माह कमाता था, जबकि सबसे निचले स्तर के फुट सोल्जर सिर्फ $3.30 प्रति घंटा कमाते थे, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम था। इसीलिए उन्हें अपनी माँ के साथ रहना पड़ता था। तो अगर ये काम इतना कम पैसे वाला है तो लोग इसे क्यों करते हैं? इसे टूर्नामेंट थियरी कहते हैं। ये एक ग्लैमर प्रोफेशन है, जैसे हॉलीवुड में एक्टर बनना। हर लड़के को लगता था कि एक दिन वो जेटी की कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन इसका खतरा बहुत बड़ा था। 4 साल में मारे जाने की संभावना 4 में से 1 थी। ये टेक्सास में मौत की सजा पाए कैदियों से भी ज्यादा खतरनाक है। और इस खूनी खेल को जिस चीज ने सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया
वो था क्रैक कोकेन। क्रैक कोकेन का प्रभाव बिल्कुल नायलॉन स्टॉकिंग्स जैसा था। कैसे कोकेन को जो अमीरों का ड्रग था, सस्ता करके क्रैक के रूप में जनता तक पहुंचाया गया। ऑस्कर डैनिलो ब्लेंडॉन जैसे तस्करों ने इसे सस्ता बना दिया। इसके कारण काले समुदाय की दशकों की प्रगति अचानक उलट गई और अपराध दर आसमान छूने लगी। और इसी अपराध दर से जुड़ा है हमारी इस विस्तृत चर्चा का अंतिम भाग, दूरगामी कारण और उनके नाटकीय प्रभाव। 1966 के रोमानिया का उदाहरण यहाँ बहुत प्रासंगिक है। निकोले चाउशेस्कू ने 1966 में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाँ, और जिन अवांछित बच्चों का जन्म हुआ उनका जीवन बहुत कठिन था। और अंततः 1989 में उसी युवा पीढ़ी ने विद्रोह करके चाउशेस्कू की सत्ता पलट दी। अब इसी बात को 1990 के दशक में अमेरिका में अपराध दर में आई गिरावट से जोड़ते हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में सभी विशेषज्ञ जैसे जेम्स एलन फॉक्स एक बड़े रक्तपात की भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन अचानक अपराध दर तेजी से गिरने लगी। अर्थव्यवस्था या पुलिस की रणनीतियां इसका मुख्य कारण नहीं थी। यहाँ हम श्रोताओं को स्पष्ट कर दें कि हम पूरी तरह तटस्थ होकर केवल डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी विचारधारा या नीति के पक्ष या विपक्ष में कोई राय नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ सांख्यिकीय डेटा का अवलोकन है। डेटा दिखाता है कि इस गिरावट का सबसे चौंकाने वाला कारण 1973 का रो बनाम वेड का फैसला था, जिससे गर्भपात को कानूनी मान्यता मिली थी। हाँ, डेटा बताता है कि अवांछित और भयंकर विपरीत परिस्थितियों वाले बच्चों का जन्म नहीं हुआ, जो शायद बड़े होकर अपराध की ओर ज्यादा जा सकते थे। इसलिए लगभग 20 साल बाद संभावित अपराधियों का वो समूह ही कम हो गया और अपराध दर में भारी गिरावट आई। ये दिखाता है कि एक दूरगामी फैसले का 2 दशक बाद कितना बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम कह सकते हैं कि जब हम अपनी भावनाओं को किनारे रखकर केवल डेटा और संख्याओं पर ध्यान देते हैं तो दुनिया की उलझनें बहुत साफ हो जाती हैं। प्रोत्साहन ही आधुनिक जीवन की आधारशिला है। अगर हमें दुनिया को समझना है तो हमें इंसेंटिव्स को समझना होगा। और इस जानकारी का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। ये ज्ञान हमें सूचनाओं के इस दौर में आलोचनात्मक सोच विकसित करने की ताकत देता है। बिल्कुल, ये हमें विशेषज्ञों के दावों पर सवाल उठाने और छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानने की क्षमता देता है। हमने देखा कि कैसे रेडियो और इंटरनेट ने के लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों और रियल एस्टेट एजेंट्स की छिपी हुई सूचनाओं को सार्वजनिक करके उनके एकाधिकार को तोड़ दिया। सही बात है। तो चर्चा का अंत एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करते हैं, जिसे श्रोता खुद सोचने पे मजबूर हो जाए। आज के इस दौर में जब डेटा और एआई का तेजी से विकास हो रहा है, वो कौन सी अगली बड़ी संस्था या उद्योग है जो अभी भी सूचनाओं को छिपाकर अपना फायदा उठा रहा है और जिसकी दीवार अगली बार ढहने वाली है? ये सच में सोचने वाली बात है। आप सभी का इस रोमांचक वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही विस्तृत विश्लेषण लेकर आते रहेंगे।